कोरोना के 5,551 मामले हैं यूपी में। 1230 से ज्यादा प्रवासी कोरोना से संक्रमित। संत कबीर नगर में 6, श्रावस्ती में 4 नए संक्रमण के मामले हैं। सहारनपुर में 7, रायबरेली में 3, अमरोहा में 4। इसके अलावा कानपुर, श्रावस्ती और मथुरा में एक नया मरीज सामने आया है। और यूपी सरकार पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। यूपी सरकार ने ही बिल मांगा था, यह कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस का डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पर आरोप। सीएम के कहने पर झूठ ना बोलें दिनेश शर्मा। यूपी सरकार को नहीं दिखता मजदूरों का दर्द, ये कहना है कांग्रेस का। यूपी सरकार ने ही बिल मांगा था। दिनेश शर्मा पर आरोप लगाया है कांग्रेस ने। कहा है सीएम के कहने पर झूठ ना बोलें दिनेश शर्मा। क्या है ये सारा वाद विवाद? उत्तर प्रदेश सरकार पर इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं कि उसने बिल मांगा था? मजदूरों की बेबसी के आरोप क्यों लग रहे हैं? आइए अब इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? हाँ, मुझे मिल रही है आवाज आपकी। आपको मेरी आवाज जी, मिल रही है? अब आपकी आवाज हमें मिल रही है, बहुत स्पष्ट मिल रही है। जी 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 जी। देखिए, अभी मैं दर्शकों को एक बड़ी खबर बता ही रहा था कि कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है, कहा है कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा मुख्यमंत्री के कहने पर झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल मांगा था और अब कह रहे हैं कि हमने बिल मांगा है। इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या टेक है आपका, क्या कहना है आपको? देखिए, कांग्रेस, मैं यह मानता हूं कि पहले तो वह गरीबों की, छात्रों की, मजदूरों की विरोधी पार्टी है और उन्होंने सदा संकट के समय में भी राजनीतिक खेल खेलने का काम किया है। जब संक्रमण के संकट से देश जूझ रहा हो, प्रदेश जूझ रहा हो, इस तरह से पूरा विश्व जूझ रहा हो, उस समय उन्होंने ऐसा नगाड़ा बजाया कि वो तो गरीबों के सबसे बड़े हितैषी। अगर कांग्रेस गरीबों की हितैषी होती तो 60 साल से अधिक समय तक देश का शासन करने वालों, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेसियों, कि देश में शायद कोई गरीब ही नहीं बचता। लेकिन आपका यह नाटक का पर्दाफाश हो गया है और जनता आपकी असलियत को जान गई है और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर के, चाहे वो हमारे गरीब मजदूर भाई हों, चाहे कोई हमारे आईआईटीएंस हों, चाहे बंगलौर में रहे हों, चाहे हैदराबाद में रहे हों, चाहे पंजाब में रहे हों, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे दिल्ली में, उन सबकी वापसी का कुशल प्रबंध कर दिया गया है और बहुत योग्य ढंग से वो अपने घरों को वापस जा रहे हैं और घर वापस जाने पर उनके लिए जो आवश्यक व्यवस्था है वह भी की जा रही है। लेकिन कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं बची है इस मामले में। ऐसे संकट के समय में जो कांग्रेस का आचरण रहा है वो बहुत ही घटिया रहा है। बहुत ही, मैं कहूंगा कि ऐसे संकट के समय में राजनीति करने का जो प्रयास हुआ है उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। और इस कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कार्यकारी हैं, उनको अपनी बेटी और अपने बेटे की ओर से इस संकट के समय में जो राजनीति करने का काम किए उसके लिए क्षमा मांगना चाहिए। जी केशव प्रसाद जी, आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, आपकी बात का बड़ा वजन है और बहुत गंभीरता से हम लोग आपकी बात को सुन रहे हैं। इसलिए भी क्योंकि 2 बार प्रियंका गांधी वाड्रा का हमने वीडियो देखा, 2 बार वो 2-3 दिनों के भीतर सामने आई और दोनों बार पहली बात जो उन्होंने कही वो यही कही कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम 10,000 बसें दे रहे हैं, आप इसको चलाइए, उपयोग करिए, और अगर इसमें से कुछ बसें ख़राब हैं, किन्हीं का लाइसेंस अगर कुछ आपको गड़बड़ दिख रहा है तो जो ठीक है वही चला लीजिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप अपने स्टिकर, अपना झंडा लगा लीजिए इस पर। अब इसको कैसे देखा जाए? जी राजेंद्र जी, आप इतने महत्वपूर्ण और इतने बड़े चैनल में बैठ करके मुझसे चर्चा कर रहे हैं जी। राजनीति करना और सुविधा देना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। अगर वास्तव में कांग्रेस के पास हमदर्दी थी
तो वह हमदर्दी उत्तर प्रदेश में प्रकट करने की जगह महाराष्ट्र में प्रकट कर देती, जहां से लोग पैदल चल करके उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंच रहे थे, दिल्ली में कर देती, पंजाब में कर देती। वह किसी की मदद नहीं करना चाहती थी। कैसे वो एबीपी गंगा के माध्यम से दिखें, कैसे देश के अन्य चैनलों में दिखें, कैसे अन्य अखबारों में दिखें, उनका यह एक बहुत ही कह लीजिए कि नाटकीय आचरण करना, चाहे वह चुनाव का लोकसभा चुनाव था तो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बन करके आई थी और उन्होंने जिस प्रकार से मतलब प्रदर्शन किया, प्रचार किया और जिस प्रकार से ऐसे मैसेज देने की कोशिश की, उस समय भी मैं देख रहा था। मैं लगातार कह रहा था कि कांग्रेस के पास फोटो खिंचाने वाले लोग हैं और उनका यह सारा अभियान केवल एक फोटो सेशन था। कतई यह गरीबों की मदद करने का सेशन नहीं था, पैदल यात्रियों की सेवा करने का कार्य नहीं था, संकल्प नहीं था, इच्छा नहीं थी। जी, तो आप ये मानते हैं कि वो 1000 बसें जो बॉर्डर पे आके खड़ी थी, या हो सकता है उससे कम संख्या में हो या उससे ज्यादा संख्या में हो, वो सब एक राजनीतिक नाटक था? निश्चित तौर से राजनीतिक नाटक था और फोटो सेशन था और मीडिया में स्थान पाने का एक बहुत अनोखा तरीका उन्होंने निकाला। जब भी वो इस प्रकार का कोई काम करती हैं, आप उनके पूरे राजनीतिक जीवन को निकाल करके देख ले तो वह कैसे स्पेस मीडिया में मिले, कैसे वह चर्चा में आवे, इसी प्रकार के काम करती। सेवा करने के लिए दिखावा नहीं किया जाता है। सेवा करने के लिए राहुल गांधी जी से, उनके भाई हैं, वो मजदूरों के साथ ऐसे समय में बैठ करके फोटो खिंचाते हैं। क्या ये उचित है? क्या जिस प्रकार से प्रियंका जी को मैं सवाल कर रहा हूं, मैं उनसे कभी सवाल नहीं करता, वो इसका जवाब देंगी क्या देश को कि महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग नहीं, क्या वो पंजाब के लोग जा रहे थे कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश के लोग जा रहे थे? इधर के लोग, अगर आपको बहुत हमदर्दी थी राजस्थान से, पंजाब से, जहां आपकी सरकारें वहां से बसें भेजनी थी, तो आप भेज करके महाराष्ट्र से पैदल नहीं चलने देते। लोग 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल करके आए। लेकिन यह शुद्ध रूप से राजनीति थी। आज भी वो चर्चा में बने रहने के लिए आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार को किसी विषय पर चर्चा करनी पड़ रही है। जब हम कोरोना संक्रमण के संकट से देश को निकालने के लिए, प्रदेश को निकालने के लिए लगातार बहुत ही रचनात्मक प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में हमारे वो अलग अलग क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोग हैं, वापस आए उनके रोजगार के लिए, उनके भोजन के लिए, उनके आवास के लिए इसकी योजना हो रही है, पैकेज घोषित हो रहे हैं। तमाम संकट के बीच में उनके जीवन स्तर को सुधारने के रास्ते निकालने जा रहे हैं। लेकिन इस पर चर्चा की जगह मैडम प्रियंका वाड्रा जी चर्चा में आ गई हैं और वह चर्चा का केंद्र बन जाती हैं, क्योंकि आप सब लोग भी उनको महत्व दे देते हैं, क्योंकि बस भाई वो एक करके सीमा पर फोटो खिंचवाने वाले लोग, एक बड़ी अपोजिशन पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं केशव जी, अगर वो कहती हैं तो हमें बात करनी पड़ती है। और चूंकि मजदूर पैदल चलते हुए कट रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये तो तथ्य है। औरैया में जो हुआ, मुजफ्फरनगर में जो हुआ, वो तो सत्य है, वो तो तथ्य है, वो स्वीकार करेंगे आप? उसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? नहीं, निश्चित तौर से स्वीकार करते हैं। उसके तत्काल बाद सरकार ने कदम उठाया। देखिए, कोई भी घटना, कोरोना नहीं आता तो क्या लॉकडाउन घोषित करना पड़ता? क्या कोरोना आया, लॉकडाउन घोषित हुआ। पैदल यात्री आ रहे थे, हम उनकी सेवा में, हमारी पूरी पार्टी का बूथ से लेकर के प्रदेश तक का पूरा संगठन पैदल यात्री सेवा केंद्र बना करके उनकी सेवा में समर्पित था। लेकिन बड़ी संख्या ऐसी थी जो किसी अनुशासन में न रह करके पैदल चल दिए, ट्रकों से चल दिए, डीसीएम से चल दिए। तो उसका दर्द हमें है, हमें उसकी पीड़ा है। हम उन परिवारों की पीड़ा को समझ, मैं भी एक गरीब परिवार से, बहुत साधारण परिवार से निकल करके राजनीति के अंदर हूँ और मैं खूब अच्छी तरीके से ऐसे जो पीड़ित लोग थे उनकी पीड़ा को महसूस करता हूँ। और सरकार ने जितनी, मैं ये कहूंगा कि इस प्रकार के ये हमने नहीं देखा कि कौन उत्तर प्रदेश के हैं, कौन मध्य प्रदेश के हैं, कौन छत्तीसगढ़ के हैं, कौन बिहार के, कौन झारखंड के हैं, कौन उड़ीसा के हैं। हमने सबकी सेवा, हमारे देश के हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। और प्रियंका जी को तो यूपी में राजनीति करना, तो यूपी में आके ढोलक बजाओ, नगाड़ा बजाओ और इस प्रकार से काम करो कि यूपी के अंदर प्रियंका वाड्रा सबसे अच्छा काम कर रही हैं। अरे ये अच्छा काम करते तो ये सत्ता से कभी बेदखल होते? 60 साल शासन किए, किसी गरीब को इन्होंने घर बना के दिया, शौचालय बना के दिया, गैस का सिलेंडर दिया, किसी घर में बिजली लगवाई, किसी को इन्होंने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज की सुविधा दी। 60 साल जो देश में शासन किए, उनको शर्म आनी चाहिए कि आज भी इस प्रकार की परिस्थिति से देश को निकालने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तब गरीबों का बैंक में खाता खुला है। तो इसके लिए उनको जवाब देना चाहिए और इस प्रकार का नाटक बंद करें।
राजनीति वो करेंगे तो राजनीति हमको भी करना आता है। उनकी भाषा राजनीति की होगी तो राजनीतिक भाषा में उनको जवाब मिलेगा। सेवा की होगी तो दिखाने का नहीं होता, नगाड़ा पीटने का नहीं होता। अच्छा केशव जी, आइए अब विषय आगे बढ़ाते हैं बात को। कितने प्रवासी मजदूर रिकॉर्ड पे हैं जो अलग अलग प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में अपने घर वापस लौट चुके हैं और इसकी जानकारी कंफर्म सरकार के पास है? देखिए, जो अभी तक हम लोगों के पास सूचना है, उस सूचना में तो संख्या 25 लाख से अधिक हो रही है। लेकिन अभी जो सूचना है उसके अतिरिक्त भी बड़ी संख्या ऐसी है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की है, लेकिन कोई पैदल मार्ग से, कोई सरकारी साधन से, कोई गैर सरकारी साधन से, कोई गांव की सुरक्षा समिति को बता करके, कोई उनको बिना बताए घरों में पहुंच गए हैं। उनका सर्वे हो रहा है। सबके साथ वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। जो भी दूसरे प्रदेशों में रह रहे थे हमारे भाई बहन, वो वापस आए, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे थे, और उनके इलाज की सुविधा भी रख रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। जो कमाने खाने वाले थे उनके रोजगार के लिए भी उपाय कर रहे हैं। सारे कदम उठाए जा रहे हैं और हर वह जरूरी कदम उठाएंगे जिससे हमारे प्रदेश के जो लोग दूसरे प्रदेश से रह रहे थे और वापस आए हैं, तो उनका घर में जैसे स्वागत होता है, उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश आने पर उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए उनका पूरा योगदान लेगी और उनके लिए अच्छे से अच्छे, नए से नए अवसर भी पैदा करने का काम करेगी। डिप्टी सीएम साहब, 1230 मजदूर संक्रमित हैं कोरोना से। ये बात कल अभी स्वास्थ्य सचिव ने हम लोगों को बताई है, सब लोगों को बताई है। जी जी। और 1230 मजदूर संक्रमित हैं, ये रिकॉर्ड पे है। जाहिर सी बात है अभी बहुत सारे लोगों का टेस्ट होना बाकी होगा। आपकी नज़र में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो संदिग्ध होंगे, जिनका रिजल्ट आना अभी बाकी होगा। अगर ये बात है और गाँव तक से कोरोना रिपोर्ट हो रहा है, कल बाराबंकी से 95 मामले एक साथ आए, 2 दिन पहले बस्ती से 50 मामले एक साथ रिपोर्ट हुए, इसको कई लोग कोरोना बम फूटना भी जैसा कह रहे हैं, तो क्या आप भी स्वीकार करते हैं कि संकट इंटीरियर्स तक पहुंच गया है? नहीं, देखिए, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। जिन क्षेत्रों से, जिन प्रदेशों से हमारे सभी ये भाई बहन वापस आए हैं, वहां संक्रमण सर्वाधिक बढ़ गया था। और जब वापस आए हैं तो हम इस बात को मान करके चल रहे हैं कि संक्रमित संख्या जो है वह बढ़ेगी, और उस बढ़ने वाली संख्या को ध्यान में रख करके सरकार तैयारी कर रही है। हम हर जिले के अंदर टेस्टिंग लैब बना रहे हैं, हर जिले के अंदर आइसोलेशन की व्यवस्था कर रहे हैं, हर जिले के अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक की हम तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार तैयार है, क्योंकि जो आए हैं उनको हम रोक नहीं सकते। हम उनको लाए हैं, उनको पहुंचे हैं घर में। उनसे यही अपील करना चाहते हैं एबीपी गंगा के माध्यम से कि मेरे भाई बहनों, आप जहां से भी आए हैं, आपका घर है, आपका परिवार है, आपका प्रदेश है, आपका स्वागत, अभिनंदन है। लेकिन आप, ये संक्रमण है, आपकी शारीरिक क्षमता ऐसी हो सकती है कि आप कोरोना को रौंद डालें, लेकिन हो सकता है आपके संपर्क में कोई आवे तो उसकी क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता इतनी ना हो कि वो उसको हरा सके। तो आप आइसोलेट करिए अपने आप को, क्वारंटीन करिए, होम क्वारंटीन करिए या क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन करिए। लेकिन इस समय संक्रमण से बचने के लिए हम सब लोगों को मिलकर के लड़ाई लड़नी है और इस कोरोना के संक्रमण पर विजय प्राप्त करनी। आज ही अभी मैं थोड़ी देर पहले तस्वीर दिखा रहा था, उप मुख्यमंत्री जी, झांसी में पानी के टैंकर पर मजदूर टूट पड़े थे, जैसे उनको पानी मिलेगा ही नहीं कभी, इस तरह से टूट पड़े थे। ऐसे में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी और कैसे संक्रमण रुकेगा सर? देखिए, ये जो आप समस्या बता रहे हैं, हम इससे इनकार नहीं करते। हमने कहा ना कि कई स्थानों पे जो सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था है उसका कई जगह पालन नहीं हो रहा है। उसको पालन करवाने के लिए पुलिस बल प्रयोग नहीं कर सकती है। उनको समझाने में जैसे आप भी सहयोग कर रहे हैं, मैं एबीपी गंगा की प्रशंसा करता हूं। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप लोगों ने अपील की है, आग्रह किया है, उसका प्रभाव भी पड़ा है। लेकिन सरकार और समाज सबको मिलकर के, और जो इस प्रकार के हमारे मजदूर भाई हो या कोई अन्य क्षेत्र में काम करने वाले हमारे भाई हो, बहन हो, उन सबको भी मैं अपील करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की चिंता न करें। उनके भोजन के, उनके आवास के, उनके पानी के, उनके रोजगार के, उनके उज्जवल भविष्य के और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लक्ष्य के साथ व्यवस्था करने का एक संकल्प है सरकार का, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। चुनौती बड़ी है, लेकिन इस चुनौती से पराजय पीठ नहीं दिखाएंगे, इसका मुकाबला करेंगे और इसमें सफल होकर के यह दिखाने का एक संकल्प लिए। हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे जब देश की बागडोर को संभाल करके बैठे, उनके मार्गदर्शन में हम लोग अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं।
और पूरा विश्व समुदाय हमारे नेता की प्रशंसा कर रहा है। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन की कुर्सी भारत के पास है, इस पर हमें गर्व है। चाहे जो भी चुनौती होती है, उस चुनौती का सामना तो करना ही है। जब अमेरिका जैसा देश, बिल्कुल बिल्कुल आप कल्पना करिए, जो सारे संसाधनों से युक्त है, इस प्रकार से संकट से जूझ रहा है, तो हमारे पास तो संसाधन कम है, लेकिन हमारा नेतृत्व तो ऐसा है कि वो इन सारे संकटों से बाहर निकालने के रास्ते लगातार निकालने का काम कर रहे हैं। जी, ईश्वर करे कि ये जो संघर्ष है इसमें हम विजयी हों, भारत विजयी हो। उप मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम विषयों पर खुल के बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने तमाम विषयों पर विस्तार से बात की, राजनीतिक से लगाए जो अभी कोरोना का संकट है वहां तक की। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।